Hello, class 5th. Today we will do chapter 11 Natural Disasters. So, in this chapter, we will going to study natural disasters, types of natural disasters, and also the causes of natural disasters and how can we save ourselves from the natural disasters. Okay, please look at the first step. Look, this is the picture you are provided with एंड इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? यहाँ पर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये तबाही हुई है, ये बिल्डिंग टूट चुकी है, इतना सारा मलबा पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा. सो व्हाट डज द पिक्चर शो? तो ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है? कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन मतलब या कुछ बन रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ बिगड़ रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ तबाह हो रहा है. व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस? और अगर जो हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसे देखने से हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तबाही हुई है. द पिक्चर गिवन अबव शोज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर. तो ये जो पिक्चर है ये शो करता है डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, जो कि किसी नेचर की ताकत की वजह से हुई है. कुछ ना कुछ ऐसे नेचर की ताकत थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है. Events caused by forces of nature that cause heavy destruction to life and property are called natural disasters or natural calamities. तो ऐसी घटनाएं जो कि नेचर की फोर्स की वजह से होती हैं, नेचर की ताकत की वजह से होती है, और जिसकी वजह से जान की नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, लोग मरते हैं या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स और नेचुरल कैलेमिटीज़. द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स. तो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड्स यानी कि बाढ़, ड्रॉट्स यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होती है. इसके अलावा साइक्लोन्स यानी कि जो तूफान आते हैं. लेट अस रीड मोर अबाउट देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी अबाउट अर्थक्वेक यानी कि भूकंप. भूकंप के झटके लगते हैं, बिल्डिंग्स हिलने लग जाती हैं, और अगर ज़्यादा तेज़ भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं जिसमें लोग भी मारे जाते हैं. तो ये क्या हो गया? एक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया. एन अर्थक्वेक इज़ द सडन ट्रैम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक होता है जब अचानक से धरती हिलने लगती है, अचानक से अर्थ का सरफेस हिलने लगता है. Earthquakes can cause minor and sometimes massive loss of life and property depending upon the magnitude. तो डिपेंड करता है कि भूकंप कितना भयानक था, कितना तेज़ था, उसकी गति क्या थी, स्पीड क्या थी भूकंप की, और उस पर डिपेंड करेगा कि वो नुकसान कितना करेगा. कई बार ऐसा होता है भूकंप के झटके आते हैं, बहुत हल्के होते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता. जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पूरे के पूरे एरिया तबाह हो जाते हैं. तो ये डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे, यानी कि कितना भयानक अर्थक्वेक आया था, उतनी ही तबाही होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 9 ऑन द रिएक्टर स्केल. तो रिएक्टर स्केल पर होता है 0 से लेकर 9 तक. 0 सबसे कम और 9 सबसे ज़्यादा. The destruction caused by earthquakes increases with the increase in the magnitude. For example, an earthquake with a magnitude of 3.6 may not be easy to feel. Whereas an earthquake with a magnitude of 7.8 may lead to the collapse of buildings. तो जैसे 0 से लेके 9, अब हम मान लेते हैं ये ऐसे करके स्केल होता होगा, इस पर 0 से लेके 9 तक हम इसको मेज़र करते हैं. अब अगर मान लो कि 3.6 है, 3.6 मैग्नीट्यूड का आया आपके पास अर्थक्वेक, तो बड़ा ही मुश्किल है उसको पहचान पाना. शायद आपको महसूस भी ना हो कि भूकंप आकर चला गया. पर यही भूकंप अगर आपका होगा 7.8, तो ये बहुत भयानक भूकंप है. इसमें बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, आसपास के एरिया तबाह हो जाएंगे और जान और प्रॉपर्टी का नुकसान होगा. The earthquake tremors are measured by an instrument called seismograph. अब आप मेज़र कैसे करोगे कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, कितना भयानक था? तो वो होगा आपका सीस्मोग्राफ से. आप सीस्मोग्राफ से मेज़र कर सकते हो कि जो अर्थक्वेक आया वो कितना भयानक था. अब अर्थक्वेक आता क्यों है, कॉजेज़ क्या हैं इसके?
The Earth's crust is made up of vast plates of solid rocks known as tectonic plates. If there is any kind of disturbance along the joints of these plates, an earthquake occurs. तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो हमारी पूरी अर्थ का सरफेस है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि प्लेट्स पर, इस टाइप से प्लेट्स हैं, इन पर पूरी तरीके से डिपेंड है, इन पर लगा हुआ है। अगर ये हिलती हैं या ये आपस में टकराती हैं, भाई दो प्लेट्स हैं, आप ऐसे मानो कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये दो प्लेट मूव कर रही हैं हल्के हल्के। अब ये अगर आपस में टकराएंगी या ये कहीं और टकराएंगी तो हिलेंगी ना, हिलेंगी, कंपन होगी। कंपन का मतलब ऐसे करके हिलेंगी, ट्रैम्बलिंग होगी। और जब ये ट्रैम्बलिंग होगी तो जितनी ज़्यादा ट्रैम्बलिंग होगी उतनी ही तेज़ी का अर्थक्वेक हमें महसूस होगा। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द फोकस। तो जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, जिस प्लेट से, जिस जगह से शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एन एपिसेंटर। जैसे मान के चलो कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के इस कोने से, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, तो ये तो हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका फोकस। जबकि जस्ट इसके ऊपर जो ये पॉइंट होगा सरफेस पर, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, यानी कि फोकस के जस्ट ऊपर का पॉइंट होता है एपिसेंटर। द प्लेस क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर सफर्स द मोस्ट एक्सटेंसिव डैमेज। अब जितना ज़्यादा एरिया आपका एपिसेंटर के पास होगा, जैसे कि आप ये मानो ये अर्थ हो गई हमारी, यहाँ से जो हमारा अर्थक्वेक था वो शुरू हुआ, फोकस ये हो गया हमारा, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला है, ये एपिसेंटर हो गया। अब इसके आसपास का जो एरिया है ये वाला, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बहुत तेज़ आया ना, जो इसकी इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की काफ़ी थी, तो यहाँ पर जो एरिया होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यहाँ पर बिल्डिंग्स ज़्यादा गिरेंगी, यहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस किए जाएंगे। जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे भूकंप के झटके कम होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा एपिसेंटर पास होगा, भूकंप के झटके उतने ही ज़्यादा लगेंगे। The vibrations travel from the focus to the surface of the earth. Unfortunately, earthquakes strike suddenly. They cannot be predicted beforehand. अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पता चल जाए अरे अरे पहले से भूकंप आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। भूकंप अचानक से आता है और इसकी प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से भूकंप आएगा, कब आएगा और कितनी इंटेंसिटी का आ सकता है। However, scientists have identified some areas which are prone to earthquake। पर साइंटिस्ट ने ये तो अंदाज़ा लगा लिया है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर करके भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। These areas are called seismic zones। इसलिए इन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, seismic zones बोलते हैं। In India, the Himalayan region is prone to earthquakes as it lies in the seismic zone। तो हमारे जो इंडिया है उसमें हिमालयन रीजन ऐसा है जहाँ पर अक्सर करके भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा झटके आते हैं वहाँ पर भूकंप के। इसीलिए हमारे इंडिया में हिमालयन रीजन जो है उसको सीस्मिक जोन कंसीडर किया गया है। तो अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि हम बच कैसे सकते हैं, हम अर्थक्वेक अगर आए तो कैसे बच सकते हैं। देखो हम रोक तो सकते नहीं हैं अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक आएगा, ट्रैम्बलिंग होगी, अगर कंपन होगी तो हम नहीं बच सकते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनसे हम अपनी जान बचा सकते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने सर्वाइवल को रख सकते हैं। Whenever an earthquake strikes, we can take the following measures. Move out to open areas थ्रू इमरजेंसी एग्जिट डोर। तो इमरजेंसी एग्जिट डोर्स आपने देखा होगा, हर बिल्डिंग पे लिखा होता है, बड़े रेड कलर से लिखा होता है, रेड पेंट से बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट डोर। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि भूकंप आ रहा है, आप सीधा एग्जिट डोर से, इमरजेंसी एग्जिट डोर से बाहर चले जाइए, खुले एरिया में चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाई चांस वो बिल्डिंग गिर पड़ी तो आप उसके नीचे दबकर मर जाओगे। पर अगर आप बाहर हो, अगर आप बाहर खुले एरिया में हो तो आपके ऊपर कुछ गिरने का नहीं होगा। अवॉइड यूजिंग लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स, लिफ्ट्स का यूज़ ना करें। स्टे अवे फ्रॉम सॉलिड स्ट्रक्चर्स लाइक लैम्प पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर से बचें क्योंकि वो गिरेगा तो आपके ऊपर गिर सकता है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। इफ़ स्टक इंडोर्स टेक शेल्टर अंडर अ स्टर्डी टेबल और डेस्क, अगर आप किसी अंदर के एरिया में हैं, कमरे में हैं, रूम में हैं, होटल में हैं, अपने घर में हैं, नहीं निकल पा रहे हैं किसी तरीके से,
तो आप टेबल या बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुप जाइए। उससे होगा ये कि अगर वो बिल्डिंग गिरेगी भी तो वो बेड के ऊपर या टेबल के ऊपर गिरेगी और आप टेबल के नीचे होगे, बेड के नीचे होगे तो बच जाओगे। ये थी अर्थक्वेक की बात यानी भूकंप की बात। अब हम बात करेंगे फ्लड की यानी कि बाढ़ आ जाए तो। A flood occurs when a river overflows its banks and submerges the nearby areas। तो फ्लड कौन सी कंडीशन होती है? जब आसपास की जो नदी होती है वो अपने एरिया को क्रॉस करके वहाँ तक आ जाती है जहाँ पर लोग रह रहे हैं और अपने आसपास के एरिया को डुबा देती है पानी में। फ्लड्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बाढ़ से। लाइफ यानी कि लोग भी मर जाते हैं इसमें, प्रॉपर्टी लोगों की घर ज़मीन भी ख़राब हो जाते हैं और क्रॉप भी बर्बाद हो जाती हैं। When flood water recedes, there may be an outbreak of diseases such as malaria and cholera. These diseases may spread rapidly, leading to epidemics। और जैसे जैसे बाढ़ का पानी जाता तो है, ऐसा नहीं हमेशा रहता है, पर जैसे जैसे वो बाढ़ आने के बाद पानी कम होता जाता है वैसे वैसे महामारियाँ भी फैलती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। गंदा पानी होता है, नालियों का पानी होता है, पानी भर जाता है तो उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज़, फ्लाइज और जो बैक्टीरिया, वायरस हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, कॉलरा टाइप की बीमारियां हो सकती हैं और महामारी फैल सकती है। रीज़न क्या रीज़न है कि फ्लड आता है? There are several causes of floods. However, the most common cause of flood is excessive and heavy rainfall। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बाढ़ आती है, पर मेन कारण अगर हम माने तो हो सकता है बारिश। जब बहुत तेज़ बारिश हो, लगातार बारिश हो और पानी को प्रॉपर निकलने की जगह ना मिले तो बाढ़ वाली कंडीशन आ जाती है। Due to extreme heat in summers, excessive quantity of snow melts, increasing the level of water in rivers। This leads to overflowing and flooding of the rivers। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो पहाड़ों की भी जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है, और जब वो पिघलती है तो वो नदियों में मिलती है, और जब वो नदियों में मिलती है तो नदियों का जो पानी होता है, उसका जो लेवल होता है पानी का, वो बढ़ जाता है और वो नदियाँ क्रॉस करके लोगों के एरिया में आ जाती हैं और अपने आसपास के एरिया को डुबा देती हैं। Sometimes dams may overflow because of heavy rains or get damaged and release extra water which may cause floods। तो दूसरा कारण एक डैम भी होता है। अगर डैम के अंदर ज़्यादा पानी आ जाए, किसी तरीके से बारिश से पानी आ जाए तो भी उसके एक्स्ट्रा पानी को निकालना पड़ता है, या डैम में कोई डैमेज हो जाए, टूट जाए डैम, है ना, तो भी हमें उसका पानी निकालना होता है। और इस कंडीशन में जब पानी ज़्यादा निकलता है डैम से तो भी वो अपने आसपास के एरिया को डुबा देता है। Floods can also be caused by landslides which block the rivers। Other causes of floods are strong tides, cyclones and tsunamis। टाइड्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स तूफ़ान आ जाते हैं, सुनामीज़ आ जाती हैं। इसकी वजह से भी जो पानी है वो एंटर कर जाता है रेजिडेंशियल एरियाज़ में, यानी कि रहने वाले एरियाज़ में। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? Elevated areas should be identified and one should figure out how to reach these areas in case of emergencies। तो देखो पानी जब आएगा तो आपको ऐसे एरियाज़ की पहचान करके रखनी है जो थोड़े से ऊंचाई पर हो। उससे होगा क्या, जब वो ऊंचाई पर होंगे तो आप जा सकते हैं उन जगह पर पानी से बचने के लिए। In flood prone areas, an emergency kit containing strong ropes for tying things, a radio, a torch and a spare batteries, stocks of fresh water and food should be kept handy। और इसके अलावा अगर आपको पता है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर अक्सर करके बाढ़ आती रहती हैं, तो आपको अपना बैग तैयार करना है। उस बैग के अंदर एक रस्सी होनी चाहिए जिससे आप चीज़ों को बांध पाएँ। एक रेडियो होना चाहिए। रेडियो इसलिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गाने सुनने हैं आपको उस रेडियो में, रेडियो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास टीवी नहीं होगी, हो सकता है आपके पास फ़ोन भी अवेलेबल ना हो, नेटवर्क भी ना हो, तो उस कंडीशन में आप रेडियो पर सुन सकते हैं कि कितने टाइम तक बाढ़ रहेगी, कौन कौन आपको बचाने आ रहा है और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अगर आप कहीं फंस गए हो तो। इसलिए रेडियो की बातें भी हमें सुननी है। एक टॉर्च रखनी है। इसके अलावा टॉर्च के अंदर तो बैटरी होगी, सेल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेल भी रखिएगा बाई चांस टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो जाए तो। फ्रेश वाटर भी आपको थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए और खाने लायक चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए।
ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन द हाउस शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड अनप्लग्ड ड्यूरिंग फ्लड्स। जैसे ही बाढ़ आए सारे स्विचेस को ऑफ कर दीजिए, मेन लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, जो मेन स्विच होता है उसको भी बंद कर दीजिए। इन फ्लड प्रोन एरियाज ऑल द डैम शुड बी चेक्ड एंड मेंटेन्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जहाँ पर अक्सर करके बाढ़ आती है वहाँ के डैम्स को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, उनका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई डैमेज दिखता भी है या समझ में भी आता है तो भी उस डैमेज को ठीक करना चाहिए। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग रिवर बैंक्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। इसके अलावा ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि ट्रीज़ से भी आपको पता है ना कि बाढ़ की कंडीशन सुधरने में मदद मिलती है, तो ट्रीज सबसे ज़्यादा लगाने चाहिए। उसके बाद हम करते हैं ड्रॉट। पानी कम हो तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो तो भी दिक्कत। अगर ज़्यादा होगा पानी तो बाढ़ आ जाएगी, और कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, और वो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो देखते हैं जब पानी की कमी होती है तो क्या होता है। ड्रॉट इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू वेरी लिटिल और नो रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी बहुत लंबे समय तक या तो बारिश बिल्कुल ना हो या फिर बहुत कम हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ना। द लैक ऑफ वाटर लीड्स टू क्रॉप फेलियर एंड इन टर्न लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉप, भाई जब पानी नहीं होगा तो फिर लोग फसल कैसे उगाएंगे, और जब फसल नहीं उगाएंगे तो खाने की कमी हो जाएगी। When a drought leads to starvation and death of a large number of people and animals, it is known as famine। और famine वो कंडीशन होती है जब ड्रॉट की वजह से, भूख की वजह से लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं famine। कॉजेज़ ऑफ ड्रॉट, होता क्यों है ड्रॉट, आखिर क्यों आता है। पानी तो इतना सारा है, हम पढ़ते आए हैं कि हमारी तो अर्थ ही ब्लू इस वजह से दिखती है क्योंकि इस पर इतना सारा पानी है, फिर भी ड्रॉट्स क्यों होते हैं। If a place is located far away from a natural source of water such as a sea, the winds lose their moisture before they reach such places and do not cause any rainfall there। होता क्या है कि जो हवाएं होती हैं वो अपने संग बारिश लाती हैं, अपने संग बादल वही लाती हैं हवाएं। तो जो बादल बनते हैं, जो उन हवा में मॉइस्चर आता है, वो आता है पानी की वजह से, और पानी मिलता है सी से, ओशियन से, वाटर बॉडीज़ से। जब वाटर बॉडीज़ ही नहीं होंगी तो फिर एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर कहाँ से आएंगे। जब वाटर वेपर नहीं होंगे तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो अपने संग हवाएं क्या लेकर आएंगी, कुछ नहीं ला सकती। और इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल कर कर बादलों को लाना पॉसिबल नहीं है विंड्स के लिए, इसीलिए इसी कंडीशन में बारिश नहीं हो पाती है कुछ एरियाज़ में। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज ऑल्सो अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इसके अलावा जो हम सबसे बुरा काम कर रहे हैं, ह्यूमन जो सबसे गंदा काम कर रहे हैं वो है पेड़ काटने का, क्योंकि पेड़ कटते हैं तो भी बारिश नहीं पड़ती है। नाउ मेजर्स फॉर सेफ्टी, कैसे बच सकते हैं। मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड। तो सबसे पहली चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी की बचत। किस तरीके से बारिश के पानी को, एक तो वैसे ही कम बारिश हो रही है, और जो बारिश हो वो भी पानी बह जाए, ख़राब हो जाए, है ना, गंदा हो जाए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितनी बारिश हो रही है उतने पानी को बचा लेना, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे आप उनको कुओं में संभाल के रख लें पानी को, चाहे आप टंकियों में रख लें, चाहे आप गड्ढों में खोद लें, है ना, तो इस टाइप से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप सच एज मिलेट्स एंड मेज शुड बी कल्टिवेटेड। ऐसे एरियाज़ में आप ऐसी क्रॉप बिल्कुल भी नहीं उगा सकते हो जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। आप ऐसे ही क्रॉप्स उगा सकते हो जिन्हें कम पानी की ज़रूरत हो, जैसे कि मिलेट्स और मेज़। अब हम बात करेंगे साइक्लोन की, तूफ़ानों की, जो भयानक तूफ़ान आते हैं। Cyclones are violent storms in which strong winds move in circles and cause tremendous damage to the coastal areas। ये एक्चुअली कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, जो समुद्र से लगे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आते हैं, और बहुत तेज़ हवाएं अपने संग पानी को लाती हैं। They are accompanied by very strong winds and heavy rainfall that can cause floods and high tidal waves। In different parts of the world, cyclones are known as hurricanes and typhoons। तो cyclones को hurricanes भी बोलते हैं और typhoons भी बोलते हैं। वजह क्या है इन cyclones के आने की? One of the main causes of cyclones is strong warm winds। जब गर्म तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनके संग तेज़ तूफ़ान बनते हैं और cyclones आते हैं। These winds travel at great speed।
डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन देयर पाथ। इनके रास्ते में, तेज़ हवा के रास्ते में जो भी आता है ये उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। जो भी इनके रास्ते में आए, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो जानवर हों, सबको ख़त्म कर देते हैं। और इसकी स्पीड होती है 62 किलोमीटर पर आवर। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं? If a warning for cyclone has been issued, people should listen to the television or radio for further updates. तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि तूफ़ान आने वाला होता है तो उससे पहले अलर्ट जारी किया जाता है, यानी कि रेडियो पर, इसके अलावा टेलीविज़न्स पर, FM पर ये सब बताया जाता है कि देखिए तूफ़ान आएगा, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। The shortest and fastest routes to reach the safe shelters should be identified. छोटे से छोटा रास्ता ढूंढो, ऐसा रास्ता पहले से ही जान लो कि अगर तूफ़ान आएगा तो आपको भागकर कहाँ जाना है। कम डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो बहुत कम डिस्टेंस पर हो और सेफ़ एरिया हो। People living in cyclone prone areas should always have an emergency kit ready. हमेशा एक इमरजेंसी किट को अपने साथ रखिए, जैसा कि हमने उसमें भी फ्लड में भी देखा था कि आपको अपने संग थोड़ा सा खाना रखना है, बैटरीज रखनी है, इसके अलावा रस्सी आप रख सकते हैं, एक रेडियो रखना है जिससे आपको पता रहे कि कितने टाइम तक तूफ़ान रहेगा और कितने टाइम तक आपको छुपे रहना है। पीने का पानी आप रख सकते हैं और थोड़ा बहुत खाना अपने साथ रख सकते हैं। People should not venture in or near oceans and seas if a warning for cyclones has been issued. अब ऐसा मत कर देना कि रेडियो पर, टेलीविज़न पर आ रहा है कि तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है, और आप चले जाओ घूमने के लिए, ठीक है, समुद्र के पास या नदी के पास। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं जाना है। अगर अलर्ट जारी हो गया है तो आपको बिल्कुल अपने घरों में, अपनी जगह पर रहना है और छोटे से छोटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिससे आप भागकर सेफ प्लेस पर जा पाओ। Now we have completed with this chapter. You can do the key terms in your notebook as well as draw this mind map in your notebook. In the next class, we will discuss about the exercises and question answers of this chapter. Till then, bye.